बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक वाक़या लाहौर से रिपोर्ट हुआ और मैंने कहा कि मैं आपके साथ ज़रूर ये कहानी शेयर करूँगी। हमारी बच्चियों की ज़िंदगियाँ जो हैं उनको कभी-कभी हमारे एक फ़ैसले की वजह से इतना कुछ भुगतना पड़ जाता है और कभी-कभी सारी ज़िंदगी का रोग लग जाता है। अ, बहुत सी कहानियाँ हम सुनते हैं जहाँ पर हमें बताया जाता है कि कभी रिश्ता देखें तो ऐसा देखें, रिश्ता हो तो वैसा हो। अभी गुज़िश्ता दिनों मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर कुछ ख़वातीन जो शादियाँ कराती हैं, रिश्ते कराती हैं, तो वो बता रही थी कि किस तरह से जब किराए पे लोग रहते हैं तो वहाँ पर रिश्ता देते या लेते लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि पता नहीं ऐसा ना हो। कई दफ़ा लोग ऐसे करते हैं कि शादी के लिए किसी नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं ताकि अहले मोहल्ला उनकी जो ख़राबियाँ, उनके जो ऐब हैं वो लोगों को ना बताएं। किसी नई जगह जाते हैं, वहाँ पे अपना अच्छा तासुर छोड़ते हैं और वहाँ पर जाकर वो शादियाँ कराते हैं या उस नए मोहल्ले में जाकर। तो जब भी कोई लोग अगर रिश्ते का पता करते हैं और कोई नया होता है, किरायादार होता है, तो उस जगह पर रिश्ता करते या रिश्ता देते या लेते जो है वो बड़े ही झिझकते भी हैं। और कई दफ़ा कोई रिश्ता बस ऐसे पूछता भी है तो जगह जगह उसकी तस्वीरें जब दिखाई जाती हैं तो वो भी चर्चे की वजह बनती हैं। तो बड़े अजीबोगरीब से तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं। लेकिन क्या करें, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन उसके तरीके थोड़े मुख्तलिफ होने चाहिए। ऐसे में जब बच्चियों की शादी करते हैं तो बहुत सी चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए, वरना अगर आप उन चीज़ों को ज़हन में नहीं रखते, मैं ये नहीं कहती कि बड़े-बड़े बंगले हों, महल हों, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक राइट्स हैं जो अल्लाह ताला ने औरत को दिए हैं, जिनके लिए अगर आप सवाल करें या आप कहें कि मेरे शौहर के पास ये चीज़ें हों या ये हो, तो उसमें कोई बुराई, कोई कबाहत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि न जाने मैं किस तरह की चीज़ों, किस तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, तो ये कहानी आप सुनेंगे तो आपको इससे ज़रा पता लगेगा कि मैं बात क्या कर रही हूँ। नौजवान लड़का है, बीएस ऑनर्स कर रहा है और इस नौजवान लड़के ने अपनी सास का कत्ल कर दिया। अब आप कहेंगे कि जी, बीएस ऑनर्स करने वाला लड़का, उसकी शादी कर दी। जी हाँ, उसकी शादी कर दी। अब ज़ाहिर-सी बात है, कोई फ्रस्ट्रेशन ही होगी उसके पीछे, कुछ तो होगा। क्या वजह थी कि वो इस नहज तक पहुँचा? इस नहज तक क्यों पहुँचा, ज़रा ये सुनिएगा। जनाब, होता कुछ इस तरह से है कि ये 2 भाई हैं, सगे भाई। और उम्र जो है एक भाई की कोई 65 के करीब है, दूसरे की उम्र कोई 70 के करीब है और ये दोनों भाई जो हैं इनकी औलादें हैं आगे। और उन औलादों की शादियां जो है अपनी ज़िंदगी में करने की ख्वाहिश भी है। दोनों भाइयों में प्यार भी बड़ा है। एक भाई है, उसकी बेटी है, उसका नाम है शायरीन, और दूसरा भाई है, उसका बेटा है गुलाम अली। गुलाम अली बेस ऑनर्स कर रहा है, जबकि जो शायरीन है उसकी उम्र गुलाम अली से थोड़ी सी बड़ी है। गालबन वो 23 एक साल की बताया जाता है और उसने एमफिल कर लिया है। जबकि गुलाम अली जो है वो अभी 21 साल का है गालबन, और उसकी जो है अभी बीएस ऑनर्स जो है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, ख़ानदानों में ऐसी शादियाँ हो जाती हैं, 1-2 साल की उम्र का गैप जो है ऐसे बुरा नहीं समझा जाता। लड़के जो है थोड़े से कम पढ़े लिखे भी हों, लड़कियाँ थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ी लिखी हों, ख़ानदान, बरादरी देखते हुए इन चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर भी कर दिया जाता है आजकल के दौर में भी, जो कि मैं समझती हूँ दुरुस्त नहीं है। लेकिन कई चीज़ों में बहुत सी हिकमतें भी पोशीदा होती है। मैंने कई ऐसे रिश्ते देखे हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लड़के इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतनी खुशगवार कि मैं कहती हूँ मिसाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसके ऑपोज़िट भी हो रहा होता है। इन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए अब होता क्या है जनाब कि शायरीन के वालिद और गुलाम अली के वालिद जो हैं वो दोनों ये कहते हैं कि चले हम अपने बच्चों के आपस में रिश्ते तय कर देते हैं, इनकी शादी करेंगे इंशाल्लाह। तो अब शायरीन के वालिद जो है, जब भाई ये बात करता है तो वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं बिल्कुल ये मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी, बेटी अपने ही घर में जाएगी। जब वो घर में अपने ज़िक्र करते हैं तो वालदा थोड़ी-सी नाराज़ ज़रूर होती हैं कि आपने क्या किया, वो तो अभी पढ़ रहा है, उम्र भी छोटी है। लेकिन वो कहते हैं मेरा भाई है, और ये करके अपनी बीवी को चुप करा देते हैं। शायरीन ने इस दौरान में एमफिल कर लिया और अब वो अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही होती है। इसी दौरान में शायरीन के वालिद जो हैं वो बीमार होते हैं 6 महीने के अंदर-अंदर, और वो बीमारी इतनी तेज़ी से उन्हें खा जाती है कि उनका इंतकाल हो जाता है। अब जब उनका इंतकाल हो जाता है तो भाई उनके सोचते हैं कि बेटी जो है, ज़ाहिर-सी बात है वो पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत भी थी, बाप के नाम पे जायदाद भी काफ़ी सारी, जिस तरह ज़मीनें होती हैं, और आपको पता है ज़मीन जो होती है वो जो ज़मींदार लोग होते हैं उनके लिए बड़ी एक वैल्यू रखती है, और फिर जब वो बेटियों में जाती है तो कोशिश होती है अपने ख़ानदान में ही रहे। अब वो जो भाई हैं, पहले तो भाई की मोहब्बत भी थी और अब ये भी था कि बेटी जो है कि हाथ से ना निकल जाए, तो फ़ौरन ही भाभी के पास आते हैं, कुछ रिश्तेदारों को साथ लेते हैं और उनको भाई का वादा याद दिलाते हैं। तो कुछ अरसे के बाद, ज़ाहिर-सी बात है, इद्दत वगैरह उनकी पूरी होने के बाद, तो वो कहती हैं कि ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी आपका बेटा पढ़ रहा है, उसे पढ़ लेने दें। वो यही सोचती हैं कि चलो तब तो बात हुई थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि पढ़ते हुए ही शादी कर देंगे। अब वो जब ज़ोर देते हैं, कहते हैं देखिए आपके ऊपर से ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएँगी, हमारी ज़िम्मेदारी, और हर तरह का जब प्रेशर ख़ानदान से आता है तो आखिरकार वो मानने पर मजबूर हो जाती हैं, वो ये शादी के लिए हाँ कर देती हैं।
शादी हो जाती है। शायरीन को इस पर कोई एतराज़ नहीं होता, जो माँ बाप की मर्ज़ी, एक अच्छी लड़की थी, एक माँ बाप की बात को मानने वाली लड़की थी। एमफिल उसने कर लिया, रिज़ल्ट उसका आया, नंबर्स बहुत अच्छे थे। उसने शादी से पहले एक शर्त ये रखी कि मुझे नौकरी करने दीजिएगा, मुझे बड़ा शौक़ है, मैंने बड़े दिल से पढ़ा है। तो चचा जो है वो इस बात की भी इजाज़त दे देते हैं, ये सोचते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई रख ना डाल दिया जाए। अच्छा, अब शायरीन की शादी हो जाती है। जब शादी होती है उसके बाद उस घर में आती है दुल्हन बनकर। शुरू के दिन तो बड़े अच्छे गुजरते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब ताने तशने उसको सुनने को मिलते हैं कि लेकर के आई, लेकर के आई। फिर उसके बाद उसको कहा जाता है कि अपने घर से गाड़ी दिलवाओ, ये करो। और शायरीन को ये बातें अच्छी नहीं लगती और वो अपने शौहर से कहती है कि ये तो कोई अच्छी बात तो नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। तो वो कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, और अपनी बीवी को चुप रहने का मशवरा देता है। अब ऐसे में शायरीन जो है वो अपनी इन चीज़ों को बर्दाश्त कर कर के उसकी बस हो रही होती है। अब वो अपने चाचा से बात करती है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो वो साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ लड़कियाँ जो हैं वो नौकरियाँ नहीं करती। अब शौहर कमाता नहीं है, एक एक पैसे के लिए मोहताज है, हर चीज़ के लिए अपनी माँ से मांगता है, छोटी सी ज़रूरत के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते थे। आप सोच लीजिए, एक स्टूडेंट हो, जमा जेब खर्च मुश्किल से कितना मिलता होगा, उसको अपनी बीवी पर क्या लगाता होगा, बीवी को अपनी ज़रूरत के लिए अपनी सास के आगे हाथ फैलाने पड़ते होंगे या अपने शौहर के आगे, शौहर उसको हर वक्त सब्र के मशवरे देता होगा, तो क्या माहौल होता होगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि जब उसने अपनी माँ से कुछ ना लेकर आई, क्योंकि वो कहती थी कि मेरी माँ बेवा है, मैं उसे क्या जाकर मांगूँ, तो अब तो उसकी चाची की ज़ुबान भी बहुत खुल गई और उसके हाथ भी थोड़े से खुल गए। एक दिन उसने शायरीन पर हाथ उठाया और आखिरकार उससे अपने सब सामान समेटा और वो अपनी माँ के घर चली गई। जब उसका शौहर घर आया, उसे देखा कि बीवी घर पे नहीं है, पूछा, पता लगा माँ के घर चली गई है और उल्टी सीधी शिकायतें लगाई गई। इसने बीवी को फ़ोन किया, फ़ौरन वापस आओ, उसने आने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि आपकी गैर मौजूदगी में मुझे मारा गया, मैं रोज़ मेरी तज़लील होती है आपके सामने है कि 1 रुपए के लिए मुझे तरसना पड़ता है। ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर है मैं अपनी माँ के घर में थोड़ा खा लूँ, लेकिन इज़्ज़त के साथ। माँ भी यही कहती है कि बेटा ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है तुम यहीं पर रहो, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, हम पर तुम भारी नहीं हो। अगर कोई थोड़ा-सा भी तुम्हारी तरफ से हमें लगता गलती है, तो मैं तुम्हें हरगिज़ ना रोकती, मैं तुम्हें ज़रूर भेजती, लेकिन मैं यहाँ पर समझती हूँ कि तुम्हें अब यहीं रहना चाहिए। शायरीन को अब यहाँ पे रहते 1-2 दिन हुए, फिर लड़का उसको मनाने के लिए आया, उसने फिर इनकार कर दिया। अब वो माँ-बेटी ये फ़ैसला भी कर चुके थे कि वो अब नौकरी करेगी। शायरीन ने उसे कहा कि देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुमसे मेरे इतने कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है, लेकिन अगर तुम इसरार करोगे तो फिर ये बात नहीं चल सकेगी। अब वो लड़का चाहता भी था कि वो वापस आए, कुछ मोहब्बत भी होगी गालबन। अब उस लड़के ने कहा कि देखो, ऐसा करते हैं कि कोई बीच का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वो कहती है, यूँ करो कि पहले भी मैं माँ के पास 1-2 दिन आती थी, तुम यूँ किया करो, कुछ दिन यहाँ रह लो, कुछ दिन वहाँ रह लो, मैं नौकरी करूँगी, अपना कमाऊँगी, तुम भी साथ-साथ अपना पढ़ते रहना, हमारे खर्चे अच्छे हो जाएँगे, उसके बाद तुम नौकरी करना, हम ये ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुज़ारेंगे। अब शायरीन जो है वो नौकरी पर जाना शुरू करती है और अपने शौहर से कहती है कि जब मैं ना हूँ तो वहाँ के पास थोड़ी देर ठहर जाया करो। एक दिन जब वो घर आती है तो उसकी माँ जो है मुर्दा हालत में बिस्तर पे पड़ी होती है। उसकी चीखें निकल जाती हैं, फ़ौरन ही अपने शौहर को फ़ोन करती है, उसे कहती है कि तुम कहाँ हो? तो वो कहते हैं मैं अपनी माँ के घर हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें मैंने कहा था कि जब मैं नहीं हूँ माँ के पास आ जाना। देखो मेरी माँ के साथ क्या हो गया। सब वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस आती है। अच्छा, बल्कि अभी पुलिस नहीं आती, अभी तो एक वावेला मचा होता है। तो वो कहते हैं कि इनको लगता है कि इनका शायद दिल बंद हो गया, हार्ट अटैक है, कोई शायद चेस्ट कंजेशन हुई है, कुछ हुआ है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती, कहती मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक थी, उसको कुछ भी नहीं था। जब वो अपनी माँ के करीब जाती है, उसको गले मिलती है, रोती है, उसके बाद जब गुस्ल का वक़्त आता है तो वो देखती है कि गले पर उँगलियों के निशानात हैं। ये चीज़ उसे एकदम से परेशान करती है और वो फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन करती है। इसका शौहर इसे समझाता रह जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो ये मानने पर राज़ी नहीं होती। पुलिस आती है, वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है फिर पोस्टमार्टम और जो जितनी भी वो वहाँ से वो शवाहिद उठा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं और उसकी रोशनी में ये बात सामने आती है कि वाक़तन उन्हें गला दबाकर मारा गया है। उसके बाद पुलिस जो है वो अपना रास्ता इख्तियार करती है। लड़के को जब पकड़ा जाता है तो वो पहले तो मानने से इनकारी होता है, उसके बाद वो कहता है कि उसने ये सब कुछ जो है एक इंडियन टेलीफ़िल्म है उससे देखकर, क्राइम पेट्रोल, हाँ जी, उससे देखकर सीखा और ये रास्ता निकाला। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह जो थी वो उसकी सास थी। वो समझता था कि उसकी सास की वजह से उसकी बीवी जो है उसके हाथ से निकल गई। उसकी माँ भी उसको यही पटिया पढ़ाती थी कि ना होती तुम्हारी सास तो तुम्हारी बीवी की ज़रूरत थी घर छोड़ के जाने की। तुम्हारी बीवी को नज़र आ रहा था कि उसका घर है, उसके बाप की ज़मीनें हैं, तो वो इसलिए चली गई। वो पढ़ी लिखी है, वो नौकरी कर सकती है, वो इसलिए चली गई। और वो कहते हैं कि मुझे इस बात का बड़ा गम और गुस्सा था कि मैं अपनी बीवी का बैठकर खाऊं, मुझे मेरे दोस्त और मेरे अहबाब जो है वो ताने मारते थे। मुझे वहाँ पर उसकी वजह से रहना पड़ता था और वो नौकरियाँ कर रही थी और मेरे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं वहाँ पर भी रखता तो मेरी बीवी वहाँ रहने को तैयार नहीं थी और जब तक उसकी माँ ज़िंदा थी उसने कभी मेरे साथ जाना नहीं था।
ये सब सोच कर मैं तिलमिलाता रहता था और आखिरकार मैंने ये फ़ैसला किया कि ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। यूँ मैंने अपनी सास का जो किस्सा तमाम किया, ये सोचकर कि मैं अपनी बीवी को वापस लाने में कामयाब हो जाऊँगा, ज़मीनें भी अपने घर में रहेंगी और तमाम चीज़ें जो है हमें मिल भी जाएँगी और मेरी बीवी भी अपने घर वापस आ जाएगी। एनीवे, यहाँ पर एक छोटा-सा पैगाम है माँओं के लिए कि खुदा के लिए अपने बच्चियों की शादी करते हुए कम से कम ये बेसिक जो नेसेसिटी है, शौहर कमाता हो, इतना कमाता हो कि अपनी बीवी को खिला सकता हो। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, या मिल-जुल कर करे, मिल-जुल कर करने के लिए तैयार भी हो। बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और आगे किस्मत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।